हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शमझा। और जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हमने यूपीटीजीटी का जो पेपर 2003 का था उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने 7, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन हमसे ड्यूरेशन जो टाइम था उसमें कर लिए थे। आज हम इसी का पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं। उसी के आगे के और क्वेश्चन जो यूपीटीजीटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे 2003 के पेपर में, जो सिलेक्टेड अभी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीटीजीटी की 2021-22 वाला जो आया है इसका नोटिफिकेशन, उसके लिए। तो आज हम उसी के आगे बच्चों क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो मैं लिख दे रहा हूँ पहले शॉर्ट बोर्ड में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स in both trials when a balanced coin is tossed twice। मतलब उसको टॉस कितनी बार किया गया बच्चों? 2 टाइम्स टॉस किया गया। और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? गेटिंग हेड के लिए। तो पहला, जैसे हम लोग जनरली जानते ही हैं, P इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन हेड। हेड मतलब यहाँ पर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। जैसे कि ये 1 मतलब HT टोटल ट्रायल 2 हो जाएगा, और हेड के लिए अपना क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। अब उसमें ट्वाइस मतलब 2 बार, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या करना है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। P1 ये भी और P2 भी यही आएगी 1/2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट से जो इसका आंसर आ जाएगा P1 मल्टीप्लाई P2। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा 1/4। तो ऑप्शन आपका इसका है डी, मतलब सॉरी ऑप्शन ए है इसका ऑप्शन प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी प्रोबेबिलिटी का ही है। उसमें दिया है 2 कार्ड्स। इसको थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ बच्चों में। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट। ये वर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, फ्रॉम वेल्ड, shuffled pack of 52 cards, then the probability getting to as, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी आपको जो निकालनी है गेटिंग टू एस, मतलब इक्के वाला जो पार्ट है आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो जैसे कि आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें इक्के जो आपके हैं 2 हैं, मतलब 4 हैं। तो जैसे कि अगर आप P1 प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो ये क्या आ जाएगा? 4/52। वो जो 4 कार्ड्स हैं एस की, मतलब जो इक्के के वो कार्ड हैं वो 4/50। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। उसको सिंप्लीफाई करके 1/13 आ जाएगा, ये कैंसल आउट करके। ऐसे P2, इसमें क्या दे रखा है? रिप्लेसमेंट, मतलब आपने कार्ड निकाला और वापस उसी में वापस डालना है। जो कार्ड निकाला है उसके बाद उसको वापस निकालना है। तो P2 के लिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/52। अगेन इसका आंसर भी क्या आएगा? 1/13। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और ये हो सकती है, अगर वो विदाउट रिप्लेसमेंट बोलता तो पहला तो 1/13 आता, दूसरा क्या हो जाता है? 3/51। दूसरा क्या हो जाता है? 3/51। तो अब इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 P1 इंटू P2, ये क्या हो जाएगा? 1/13 मल्टीप्लाई 1/13। इसका रिजल्टेंट आपको पता है 1/69। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। या तो इसी को इसी फॉर्म में पूछा जा सकता है, या तो ऑप्शन में 1/69 दिया है, ये ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन भी ए ही था। तो ये दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन ए थे। ये दोनों ही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछे गए थे बच्चों। तो आपको ये समझ में आ रहा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला पार्ट है कि मतलब एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद दूसरा पार्ट भी उससे रिलेटेड है। ठीक,
चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत ही चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन दिया गया है ये। द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड उसके बाद 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। वही चार ऑप्शंस पूछे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन या नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसमें एक ट्रिक है, ये याद रखना, अगर आपका ये वाला पार्ट देखें, ये जो सेकंड इक्वेशन है, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया बच्चों, सेम ही दिख रहा है, मतलब क्या हो गया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन कहीं पर भी बनती है तो लाइन क्या हो गई है, पैरेलल हो गई। लाइन कैसी हो गई है, पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गई है तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि लाइन जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो नो सॉल्यूशन। अगर ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल टू आ जाए तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ऐसा हो जाए तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल है तो ऑप्शन आपका इसका आ जाएगा नो सॉल्यूशन। और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में मतलब कॉमन पार्ट आ जाएंगे, पॉइंट तीनों इक्वल आ जाएंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन उसका केस क्या है, तीनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी इक्वल आएगा 1 अपॉन, जैसे 1 अपॉन 1 है, ये 1 अपॉन 1 है, तो ये भी 3 अपॉन 3 आ जाएगा, ऐसा तो इक्वल आ जाएगा तीनों ही पार्ट। उसको इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन की कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा, आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। इसके आगे देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नंबर चाहिए तो ये क्वेश्चन नंबर 28 है, बट क्वेश्चन नंबर से क्या करेंगे आप, थोड़ा क्वेश्चंस देखें क्या क्या पूछे गए हैं। इफ x 2x प्लस 2 कॉमा 3x प्लस 3 डैश डैश जीपी, ये जीपी में दे रखे हैं, देन द फोर्थ टर्म इज। अब ये कंडीशन आपको दे रखी है और ये बोल रखा है कि उसने ये जीपी में दे रखा है, तो आपको जीपी का फॉर्मूला तो पता ही है। अगर a b c आर इन जीपी तो ये क्या हो जाता है बच्चों, b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, क्या हो जाता है b स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो सेम एज इट इज 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 3x प्लस 3। अब इसको जनरली हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इधर एक्सपांशन लगा मतलब एक्सपांड कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे जो एक्सपांड करने पे आंसर आएगा वो भी अब देख लेते हैं हम क्या आएगा। x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x, ये क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये इधर आके माइनस पे 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, इस टाइप से हो जाएगा ये। तो बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, बोलिए। यहाँ पर ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, तो इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आप इक्वेशन निकाल लेंगे। ये समझ में आ रहा है बच्चों कैसे किया हमने ये, 3x माइनस 8x इस वाला पार्ट, तो इसका ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक जो आपकी बनेगी, इसमें इसके दो रिजल्ट आएंगे, x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू एक आ जाएगी -1। अब -1 वाला पार्ट इसमें आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पर ही देखें ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब पहला पार्ट तो रिजल्ट देगा, बट सेकंड पार्ट से मतलब सेकंड थर्ड ये सब इक्वेशंस मतलब 0 0 होते जाएंगे, तो वो जीपी की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो इसमें से आपको जो वैल्यू सिलेक्ट करनी है वो क्या करनी है, x इक्वल टू -4। अब इसमें डालते हैं यहाँ पर, तो ये -4 देगा, -4 -8, ये मतलब कितना हो जाएगा -8, और ये कितना हो जाएगा -8 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका -6, फिर इधर हो जाएगा 12 12 माइनस ये -9, तो ये सी आपकी जीपी की सीरीज बन जाएगी। अब इसमें आपको टी एन इक्वल टू ए डॉट आर की पावर एन लगा देंगे, n-1। आपको इसमें क्या चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, तो फोर्थ टर्म क्या जाएगी, t4 इक्वल टू ए हो जाएगा -4, आर हो जाएगा आपका माइनस मतलब 3/2 की पावर 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा
अप्रॉक्स -27 मल्टीप्लाई 4/8, ये रिजल्ट आ जाएगा इसमें। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास है बच्चों ज़्यादा नहीं, मैं आपको बस आइडिया बता दी कैसे क्या करना है इसको कंप्लीट। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे भी जीपी का ही क्वेश्चन है और एपी का, मतलब इफ A, B, C are in AP as well as in GP, मतलब जैसे कि जैसे वो मतलब AP में वैसे ही तो GP में है। तो आपको इसके लिए उसमें 4 ऑप्शन उसने दे रखे हैं कि ये अगर है, अगर है 3 नंबर AP में, तो इसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों, 2B = A + C। ये आपने पढ़ा ही होगा अर्थमेटिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, B² = AC, A.C। अभी लिखा है हमने ये B² = AC ज्योमेट्रिक मीन है। अब B की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी हमारी, A + C/2। तो B की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, A + C/2 का होल स्क्वायर = AC। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इधर ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 उधर चला जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ, A + C का होल स्क्वायर = 4AC। अब इसको इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो इस 0 में वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरफ आएगा नेगेटिव में, अब इसको एक्सपांड कर लेंगे तो ये A² + C² मतलब वो हो जाएगा प्लस 2AC - 4AC = 0। तो अब ये माइनस, तो माइनस का 2AC बचेगा, तो ये A² + C² - 2AC। तो ये वापस से एक फॉर्म बन गया आइडेंटिटी का। तो ये क्या हो जाएगा आपका A - C का होल स्क्वायर = 0। तो इधर क्या हो जाएगा, A = C हो जाएगा अगर 0 की इक्वेट कराएंगे। तब A की वैल्यू अगर C हो गई तो मैंने अगर यहाँ पर डाली A की वैल्यू C हो गई, तो ये क्या हो जाएगा A इधर, तो ये A और A कितना है 2 है, तो B भी बराबर आ जाएगा इनके। तो ये तीनों कंडीशंस बराबर हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A = C, C = B। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा D। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, टफ नहीं है बट इजी क्वेश्चन है। चलिए इसके आगे और देखते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पूछा उन्होंने, मतलब इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ z + z bar = 0 if and only if। ठीक है, ये कंडीशन है z + z बार। तो ये तो आपको पता ही है, z = क्या होता है, x + iy। तो z बार क्या होगा, x - iy कॉन्जुगेट। इसको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, मतलब उसकी मिरर इमेज। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x + iy + x - iy = 0। तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x = 0। तो x की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा रियल ऑफ z, ये सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, रियल ऑफ z = 0, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ रहा है समझ बच्चों आपको? ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया है। चलिए इसके आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है वेक्टर का। वेक्टर का क्वेश्चन है, इफ मॉड में अल्फा प्लस बीटा के ऊपर बार मतलब वेक्टर है इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का वेक्टर। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अल्फा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बीटा वेक्टर, अल्फा वेक्टर परपेंडिकुलर टू बीटा वेक्टर। ये 4 इस टाइप से अल्फा वेक्टर मतलब मॉडुलस ऑफ
मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, वो वाला पार्ट बीटा वेक्टर पूछा हुआ है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं इसको, अल्फा वेक्टर स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा वेक्टर का होल स्क्वायर। अब इसमें वही आइडेंटिटीज लग जाएंगी तो इसको एक्सपांड करेंगे, वेक्टर्स लगाने हैं 2 टाइम्स अल्फा बीटा, इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा वेक्टर। अब ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स अल्फा डॉट बीटा वेक्टर इक्वल टू 0। तो अल्फा डॉट बीटा वेक्टर, अब ये कंडीशन क्या होती है, ए डॉट बी वेक्टर जब परपेंडिकुलर की कंडीशन आ जाए, कैसी कंडीशन आ जाए, परपेंडिकुलर की कंडीशन आ जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी मतलब अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, इजी था बट इसका जो लेवल है इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। हाँ, इसके बाद वाला थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हार्ड हो सकता है। उसमें पूछा है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू पूछी है व्हेन ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं। ये क्या है यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड उनका क्या लेना है, 1 लेना है। तो इसमें अपने पास ये जो आइडेंटिटी है ए प्लस बी वेक्टर, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आइडेंटिटी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स यही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसकी वैल्यू ये आपको बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 1। ये तीनों वैल्यूज को हो जाएंगे 1 1 1 1 और यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू ये ए वेक्टर डॉट, जिसकी वैल्यू तो आपको निकालनी ही है, ठीक है, और इक्वल टू में 0 चल रहा है। तो अब ये हो जाएगा 3, तो उधर जाएगा माइनस का और डिवाइड में 2 जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी -3/2 आ जाएगी। इसका रिजल्ट जो आ जाएगा, क्योंकि इतने पार्ट का उसने रिजल्ट पूछा है, तो इतने पार्ट का उसने रिजल्ट पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा -3 की 1 + 2 + 3 और उधर जाके माइनस, इसका आंसर क्या हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। ये क्वेश्चन ही केवल हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है। द पीवी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, साइन का कोफिशिएंट दे रखा है 2π/3। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों सभी को पता है, ये इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 होती है इंटरवल में। ठीक है, तो ये पहले तो ये साइन से इसको कैंसिल करने से पहले इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, वही 180 माइनस करके इसको कर देंगे। तो 180 माइनस करके इसको उससे भी निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स sin π-2π/3, तो ये इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन, तो ये हो जाएगा π/3। अब इसको इससे कैंसिल कर दिया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा π/3। अब π/3 क्यों, क्योंकि ये इसलिए नहीं आ रहा बेटा क्योंकि यहाँ पर उसने रेंज यानी वही जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन की, वो क्या होती है -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा π/3 और आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस वाला। मतलब इसमें 4 ऑप्शन उसने दे रखे हैं, कंफ्यूज करने के लिए वो देगा आपको, कंफ्यूज करने के लिए आपको 2/3 वाला पार्ट भी देगा और वो नेगेटिव वाला पार्ट भी देगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको उसकी रेंज याद होनी चाहिए साइन इनवर्स की। ठीक है,
चले उसके बाद एक और क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन पे। जो एसओटी टॉपिक होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उस पर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में, और जो आपका जनरल सॉल्यूशन और इस टाइप के जो क्वेश्चंस वो भी पूछे जाते हैं। कि 2003 का जो पेपर आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बच्चों डेफिनेटली ही बेनिफिट मिलने वाला है। आपका जो अभी यूपी टीजीटी की एग्ज़ाम होने वाली है और पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ऐसा हल्के में ना लें। अगला क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। अब इसका जनरल सॉल्यूशन बताना, मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ये जैसे आपका साइन का ग्राफ आप लोगों ने देखा है इस टाइप से, तो इसकी जनरल वैल्यूज जो आपकी आती हैं कि एन टर्म तक आप उसको कैसे उसको बताएंगे, तो इसी टाइप के लिए तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, √2 से दोनों तरफ डिवाइड देंगे। क्या कर रहे हैं, √2 से दोनों तरफ डिवाइड। अब ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लिया तो कॉस के टर्म में, तो हम इसको ये साइन और कॉस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। अब 1/√2 तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos π/4 प्लस cos x, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 इक्वल टू, इसको भी क्या लिख सकते हैं, साइन π/4। अब ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया आपका कंपाउंड एंगल का, x प्लस साइन π/4 इक्वल टू साइन π/4। अब इसको कंपेयर करा देंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से, और थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n डॉट अल्फा। ये आपका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n डॉट अल्फा। तो अब इसको इससे कंपेयर कराएंगे, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस π/4 n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा π/4। तो x की वैल्यू निकालिए, तो ये इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई -1 की पावर n π/4 -π/4। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसके लिए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, और इसमें तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन है आपका ए वाला। ठीक, अब एक तो मतलब ऐसा क्वेश्चन पढ़ते ही से आपको इसका आंसर आ जाएगा। उसने क्वेश्चन एक पूछा है लामीज़ थ्योरम। अब लामीज़ थ्योरम किस पे अप्लाई की जाती है, तो आपको याद ही होगा 3 फोर्स, इसमें जो पहला ऑप्शन है फॉर 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, मतलब 3 फोर्स एक पॉइंट पर लगाए जा रहे हैं, तो उस पॉइंट के लिए आपको लामीज़ थ्योरम का यूज़ किया जाता है। उसका ऑप्शन ए हो जाएगा, तो पढ़ते से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप उसके बाद एक क्वेश्चन आया है सेट्स का, एन इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6 देन एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर यही सेट्स की जनरल प्रॉपर्टीज, इसको साइन को वो कर सकते हैं कन्वर्ट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज हमें यहाँ पर दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 36। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन 36।
अब इसको यहाँ से आप वो डिस्ट्रीब्यूट करके वैसे बता सकते हो, डायरेक्ट भी अगर आपको वैल्यू याद है तो पुट कर देते। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बच्चों 36 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। 84 वाला क्वेश्चन है। ए सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 और बी सेट आपको दे रखा है 3 4 5 6 और पूछा है ए डेल बी, मतलब वो सिमेट्रिक डिफरेंस वाला पार्ट पूछा हुआ है कि इसकी वैल्यू बताइए। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी। अब मैंने आपको पहले बताया जो कॉमन एलिमेंट है वो माइनस हो जाएंगे, तो ये कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट के अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 और बी वाले बी माइनस ए का क्या कर दें, इसका 5 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है, क्योंकि ये ए सिमेट्रिक क्या होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए डेल बी इक्वल टू 1 2 5 6। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, इसका ऑप्शन भी ए ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस ए आ रहे हैं तो हर बच्चे सोच लेते हैं कि हाँ भी हर पेपर में अगर क्वेश्चन ए ही आ रहा है तो इसका भी आंसर ए ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको पढ़कर ही अच्छे से उसको आंसर दें तभी, अदरवाइज आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और आपके नंबर्स चले जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो 85 वाला दे रखा है वो तो एक जनरली क्वेश्चन है, x प्लस 0 इक्वल टू एक्स देन 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये तो कोई भी बता देगा। एडिटिव आइडेंटिटी है कि x प्लस 0 जो दे रखा है ऐड कर रहे हैं हम इसमें, तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपका इसका ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन दिया है आपको पहला ऑप्शन, यही ऑप्शन दे रखा है। तो बच्चों होपफुली आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा। इसमें मैंने मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आपको 2003 टीजीटी और जो पेपर है यूपी का उसके क्वेश्चंस करवाए हैं और आपको काफ़ी समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में उसका आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू।